हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं एक्मो के बारे में। एक्मो मींस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या इससे सभी पेशेंट को बचाया जा सकता है कि नहीं, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, यही सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले दो तीन चीज़ें मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि लास्ट एक दो महीने से मैं एक्चुअली काफ़ी बिज़ी था तो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और दूसरा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब चैनल पे जो कि सेम सेम टू सेम रिपीट होते हैं, और उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं जो कि यू सी आपके कोमा के बारे में और वेंटिलेटर से रिलेटेड होते हैं। तो उन सभी व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने वेंटिलेटर के ऊपर और कोमा के ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, और आई नो कि सबको उसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा टेंशन होती है कि पेशेंट वेंटिलेटर से कब बाहर निकलेगा या कोमा से कभी पेशेंट बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या करना चाहिए। तो ये ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने उन वीडियोस में दिया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार वो पुराने वीडियोस देख लें और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे लिए इजी होगा जवाब देना। ओके, एनीवे, तो रिगार्डिंग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि वेंटिलेटर के बाद या सम टाइम वेंटिलेटर से पहले भी ये एक लास्ट चॉइस हो सकती है जो कि डॉक्टर्स ट्राई करते हैं किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ताकि बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, ब्रेन, लीवर वगैरह, सब जगह पे ब्लड जाए। और ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना या न्यूट्रिएंट को, ग्लूकोज को, जो भी आप जो खाना पीना खाते हैं उसको सप्लाई करना शरीर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ग्लूकोज की आपूर्ति करना या ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, मोर इम्पोर्टेंटली ये ब्लड का काम है। तो सॉरी, कट हो गया था। तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन सप्लाई को बॉडी में पूरे बॉडी में पहुंचाना, और ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट का है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करना ये काम लंग्स का है। जो एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स तक जाती है, और लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होकर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। इसी तरीके से जब बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है या ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के बाद जो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है, उसको भी ब्लड ही बाकी टिश्यूज से या बाकी ऑर्गन्स से लंग्स तक लाता है, और लंग्स से फिर आपकी बॉडी से वो नाक से या मुंह से बाहर निकलती। तो ये बेसिक एक हमारा मोटा मोटा जो कंसेप्ट है बॉडी का, जिससे इंसान जिंदा रहता है या बॉडी जिंदा रहती है, इसके लिए ये काम होना ज़रूरी है। नाउ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो होती है, ये एक तरीके का पंप होता है, ट्यूबिंग्स होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटर होता है और हार्ट की जगह एक पंप होता है। तो ये हार्ट और लंग्स के जो फंक्शंस हैं उन दोनों को कुछ टाइम तक ये मशीन रिप्लेस कर सकती है। कुछ टाइम तक का मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप उसी मशीन के सहारे चल सके। कोई भी ऐसी बीमारी जो कि आपको उम्मीद है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो ठीक होने की उम्मीद है जिसको, तो उस बीमारी के अंदर हम इसको मशीन को यूज़ करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन तक इस मशीन से हमारा काम चल जाएगा या इस मशीन से हमारी बॉडी फंक्शन करती रहेगी, और 5-7 दिन में या 10 दिन में जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम लोग इसको वापस हटा लेंगे, और पेशेंट जैसे नॉर्मल, जैसे पहले काम करता था या बॉडी जैसे पहले नॉर्मल फंक्शन करती थी, उसी तरीके से फंक्शन करती रहेगी। तो ये इसका एक मोटा मोटी कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने वीडियोस के अंदर, जैसे कि वेंटिलेटर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है किस बीमारी की वजह से आपको ये मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, किस बीमारी की वजह से वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, या किस बीमारी की वजह से एक्मो मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। वो बीमारी अगर ठीक होगी तो एक्मो मशीन भी हट जाएगी। जैसे वेंटिलेटर हट जाता है वैसे ही एक्मो मशीन भी हट जाएगी। या जैसे सपोज डायलिसिस पेशेंट जैसा आता है, अगर किडनी खराब है तो डायलिसिस पे चलते रहना पड़ेगा, किडनी ठीक होगी तो डायलिसिस मशीन भी हट जाएगी। तो ओवरऑल जो कहने का मतलब है कि बीमारी ठीक होना ज़रूरी है, ये केवल टेम्पररी एक मीज़र है।
एक्मो मशीन हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली ये काफ़ी कम सेंटर्स पे उपलब्ध है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि मोटा मोटी करीब करीब सभी मेट्रो सिटीज़ में एक दो हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे कि ये अवेलेबल है, ख़ासतौर से कैपिटल्स के अंदर अवेलेबल है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? फ़ायदा मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर पेशेंट को कुछ समय तक ज़िंदा रखा जा सकता है आर्टिफिशियल सपोर्ट पे, जिसमें कि बीमारी के रिवर्स होने की, बीमारी के ठीक होने की उम्मीद हो। जहाँ पे बीमारी के ठीक होने की उम्मीद नहीं है, सपोज़ कोई पेशेंट है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है, तो अगर वो कैंसर ठीक नहीं होगा तो फिर इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कैंसर ठीक नहीं होगा तो फिर हम इस मशीन को कभी हटा ही नहीं पाएंगे, एंड वी आर एक्चुअली नॉट वी डोंट नो वेदर वी आर प्रोलॉन्गिंग लाइफ और वी आर जस्ट डिलेइंग द डेथ। आप अगर कोई पेशेंट सपोज 1-2 दिन में मरने वाला है, उसको 10 दिन के बाद अगर वो मरने वाला है, तो इट डजेंट मेक सच ए डिफरेंस, क्योंकि उसके पूरी बॉडी में इतनी मोटी मोटी ट्यूबिंग्स होंगी। एक ट्यूबिंग्स इन्फीरियर वेना केवा में होगी, एक उसके आयोटा में होगी, पेशेंट पूरा सीडेटेड होगा या पैरालाइज्ड होगा, तो वो दैट इज़ नॉट वर्थ। कहने का मतलब हाँ, कुछ बीमारियों में ख़ास तौर से जो अभी हम लोग देख रहे हैं पॉइजनिंग के केसेस के अंदर, सेल्फोस पॉइजनिंग जैसे एक काफ़ी घातक पॉइजनिंग होती है, जिसके अंदर पेशेंट विद इन 5-6 आवर्स या विद इन 12 आवर्स ही मर जाता है, क्योंकि सेल्फोस के अंदर जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होता है, जिससे फॉस्फिन जो गैस रिलीज़ होती है, वो आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव इफेक्ट डालती है, जिससे हार्ट आपका बंद हो जाता है। बट उसकी एक खासियत ये है कि वो गैस जो बनती है वो 1-2 दिन के अंदर इवेपोरेट भी हो जाती है या बॉडी से बाहर भी निकल जाती है। तो इस तरीके की पॉइजनिंग जिसके अंदर 1-2 दिन के अंदर हमको पता है कि 1-2 दिन के अंदर ही ये पेशेंट ठीक हो जाने की उम्मीद है, अगर हम 1-2 दिन तक इसको ज़िंदा रख सकें, तो उस जगह पे ये एक्मो मशीन हमारे बहुत कारगर साबित हुई है। कि अगर हम पेशेंट को सपोज़ 5-6 घंटे में पेशेंट मरने वाला है, बट हमको ये पता है कि अगर हम उसको 1-2 दिन तक ज़िंदा रख सके तो ये जो इसने मेडिसिन खाई है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा 5-6 दिन के बाद। तो ऐसी जगहों पे एक्मो मशीन से पेशेंट बहुत अच्छे से बचाए जा सकते हैं। इसी तरीके से कोई पेशेंट है, सीवियर निमोनिया है, जिसको वेंटिलेटर से फ़ायदा नहीं हो रहा, या मैं बोलूँगा हमको लास्ट स्टेज तक तो वेट नहीं करना चाहिए, उससे हमको एंटीसिपेट पहले ही करना चाहिए कि किस में एक्मो लगेगी, किस में नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी से एक्मो लगाने से भी कई बार फ़ायदा नहीं होता। तो निमोनिया के पेशेंट में उसमें हमको उम्मीद है कि निमोनिया का हम ट्रीटमेंट 10-15 दिन में कर लेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, एंटीवायरल एंटीबायोटिक दवाइयाँ देके उस कंडीशन के अंदर हम एक्मो यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ट फेलियर, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कि हार्ट पंप करना बंद हो गया, हु इज़ वेटिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट, या उसका कोई हार्ट का सर्जरी होने वाला है, जिससे कि हमको उम्मीद है कि एटलीस्ट उस पेशेंट को 2-4 दिन तक हमको ज़िंदा रखना है, तो उसको हम एक्मो पे रख के बचा सकते हैं। कोई सीवियर सेप्सिस का पेशेंट जिसमें हार्ट भी काम नहीं कर रहा, लंग्स भी काम नहीं कर रहे, और पेशेंट डायलिसिस पे भी है, तो बट वो ट्रीटेबल होना चाहिए। कि सेप्सिस आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर आप बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। अगर वो ट्रीटेबल है, जिसमें कि उम्मीद है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम एक्मो पे रख के उस पेशेंट को बचाने की कोशिश की जा सकती है। अभी आपको याद होगा शायद कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों तो नहीं, शायद कुछ सालों पहले ये जयललिता जी को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनकी लास्ट स्टेज में उनको भी एक्मो पे रखा गया था, बट शी कुडंट सर्वाइव। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो भी एक्मो पे जाएगा उसको वापस हम ठीक बचा सकते हैं। इट इज़ सेम लाइक वेंटिलेटर के जैसा ही कंसेप्ट है। हाँ, वेंटिलेटर केवल लंग्स को सपोर्ट करता है, जबकि एक्मो मशीन लंग्स और हार्ट दोनों को सपोर्ट कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को बीमारी क्या है, हमको हार्ट के लिए ज़रूरत है या लंग्स के लिए ज़रूरत है या दोनों चीज़ों के लिए उसकी ज़रूरत है। नुकसान इसके क्या क्या हो सकते हैं? इसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहली चीज़ तो ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके लिए कार्डियक सर्जन या CTVS सर्जन की ज़रूरत होती है, जो कि इतनी मोटी जो ट्यूबिंग्स जो आपकी बॉडी में डाली जाती है, वो एक छोटा सा ऑपरेशन तो कहना शायद ठीक नहीं होगा, बट हाँ, एक प्रोसीजर ज़रूर होता है जो कि आपके काट के चीज़ा लगा के उसके अंदर ये घुसाया जाता है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी से जो ब्लड उस मशीन तक जाता है, उसके अंदर हेपेरिनाइजेशन करके या उसको एंटीकोएगुलेंट देके उसको तरल अवस्था में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि खून का थक्का ना जमे, ताकि वो खून ट्यूबिंग्स के अंदर जम ना जाए। तो
उसकी वजह से वो जो खून को पतला करने की जो मेडिसिन दी जाती है उसकी वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग इधर उधर कहीं से भी हो सकती है। अगर वो खून का थक्का जमाने वाली दवाई अगर कम मात्रा में दी जा रही है तो वो ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, उसकी वजह से एम्बोलिज्म हो सकता है ना। जो ये जो इतनी मोटी जो ट्यूबिंग्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि अगर मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई इसकी फ़ोटो या वीडियो मिलेगी तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की, तो वो सर्किट इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर पेशेंट खुद छोटा हो जाता है और वो मशीन इतनी बड़ी आपकी, यू सी, मतलब मशीन इज़ बिगर देन द पेशेंट, तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। और क्योंकि ये इतनी सारी ट्यूबिंग्स में कहीं पे भी कोई डिस्कनेक्शन हुआ, कहीं पे भी कोई किंक हुई ट्यूबिंग, यू सी, तो वो इलेक्ट्रोजेनिक प्रॉब्लम या कहते हैं कि ट्यूबिंग ब्लॉक होने की वजह से ही पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, थक्का जमने की वजह से ही प्रॉब्लम हो सकती है, या डिस्कनेक्ट होने से सडनली पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकती हैं इसके अंदर। बट हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि कुछ पेशेंट्स के अंदर इसके डेफिनेटली बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, जिनमें से एक मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉइजनिंग, और भी कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर कि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्या हर पेशेंट में इसकी ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हर पेशेंट क्या हर पेशेंट जो कि एक्मो मशीन पे जाएगा बच जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कितने परसेंट इसके बचने की संभावना है? पेशेंट एक्मो पे जाने के बाद कितने परसेंट चांस है कि वो बचेगा या कितने परसेंट चांस है कि वो नहीं बचेगा? इसके बारे में भी मैं कुछ आपको मीन्स प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊँगा। ये डिपेंड करता है पेशेंट की जनरल कंडीशन पे, पेशेंट की बीमारी के ऊपर। अभी कोविड के अंदर भी काफ़ी पेशेंट्स के अंदर एक्मो मशीन का यूटिलाइजेशन हुआ, काफ़ी पेशेंट्स बचाए भी गए, काफ़ी पेशेंट नहीं भी बच पाए। सेम लाइक वेंटिलेटर जैसा होता है, कुछ पेशेंट्स बचते हैं, कुछ पेशेंट नहीं भी बचते। ये ओवरऑल जनरल कंडीशन के ऊपर या बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हॉस्पिटल में आप इनको पेशेंट्स को लेके जा पाएँ जहाँ पे कि एक्मो की व्यवस्था हो एटलीस्ट, है ना। जहाँ पे कि मतलब एज ए लास्ट रिसोर्स अगर पेशेंट इतना ज़्यादा सीरियस है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि जहाँ पे भी आसपास के सेंटर में एक्मो मशीन है या एक्मो मशीन एटलीस्ट अरेंज की जा सकती है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं एक्मो से रिलेटेड या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।